कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज में खत्म करते हैं, क्लास में तैयार कर लेना, जितना आना होता है उतना क्लास में तैयार हो जाएगा। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो स्पेस आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट हमने पढ़े थे, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और कन्फॉर्मेशनल। लेकिन जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछता है तो आप क्या बताते हो? सिर्फ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, कन्फॉर्मर्स नहीं बताते। कन्फॉर्मर्स को रूम टेम्परेचर पर हम सेपरेट नहीं कर सकते, कन्फॉर्मर्स को रूम टेम्परेचर पर हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछेगा एग्जामिनर तो हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बताएंगे सिर्फ, है ना, कन्फॉर्मर्स नहीं। रीजन अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को हम रोटोमर्स भी बोलते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को क्या बोलते हैं? रोटोमर्स। कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स, इसका दूसरा नाम रोटोमर्स। ठीक है, कन्फॉर्मर्स को रोटोमर्स ही बोलते हैं। कंडीशन क्या होती है कन्फॉर्मर्स की? किसी कंपाउंड को देखकर कैसे बताओगे कि ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो कैसे बताएंगे? मिनिमम 4 एटम आर रिक्वायर्ड, कम से कम 4 एटम होने जरूरी हैं, और 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसे ये 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होता है? फ्री होता है ना। रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी मिल जाती है कि रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 4 एटम्स आर रिक्वायर्ड, पहली कंडीशन, मिनिमम 4 एटम्स रिक्वायर्ड लिखो। ठीक है, कि नहीं 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, जैसे ए बी के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कन्फॉर्मर्स के लिए जैसे टोटोमेरिज्म की कंडीशन थी, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन आपने पढ़ी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन पढ़ी। क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि किसमें ज्योमेट्रिकल होगा, कौन शो करेगा ज्योमेट्रिकल, कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसे ही कौन किसके अंदर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, सिंगल एटम बिटवीन, 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल H2O2। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो CH3O OCH3। ठीक है, आपने पढ़ा है ना H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे ओपन बुक स्ट्रक्चर, ऐसे, है ना, ऐसे बना दो। ये कन्फॉर्मर है, ये क्या है? कन्फॉर्मर है ये। ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। देखो जैसे ये है CH3, CH3 क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा नहीं करेगा? यस और नो? अरे मैंने बताया मिनिमम 4 एटम, मिनिमम 4 एटम होने चाहिए, 2 के बीच में क्या होना चाहिए? अच्छा, CH4 में होगी क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म? CH4 बताओ, नहीं करेगा। ठीक है, देखो ये ऐसा है यार, रजनीश क्या बात करता है, ये है ये। ठीक है, मैंने बताया ऐसे 4 एटम होने चाहिए। ठीक है, 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, जैसे H2O2 है, ये है। अब CH3 है, तो CH3 कैसे ऐसे है ना, हमें तो मिनिमम 4 एटम चाहिए, या तो कितने हो गए, ज्यादा हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, मिनिमम 4 चाहिए, तो 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4, उससे ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम 4 एटम आर रिक्वायर्ड फॉर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा इसमें होगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये कंपाउंड? यस और नो लिखो। शो करेगा भाई, 4 एटम चाहिए तो काफी एटम है ना। इस बॉन्ड के अराउंड देख सकते हैं हम रोटेशन, शो करेगा। तो ये बात क्लियर हुई कौन सा कंपाउंड शो करेगा कौन सा शो नहीं करेगा। जैसे HF है, बताओ भाई होगा नहीं करेगा। NaCl है, शो करेगा नहीं करेगा, है ना। BF3 है, शो करेगा नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से एक लाइन में मिनिमम 4 एटम, और 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां डबल भी हो सकता है, 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आयनिक में तो होता ही नहीं है, आयनिक में स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती नहीं है। ये तुमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, NaCl इनमें आयन, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, है ना। अब ये तो हमने पता लगा लिया कि भाई किन कंपाउंड में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी किसमें नहीं होगी। अब होता क्या है क्या कन्फॉर्मर्स। तो कन्फॉर्मर्स कैसे अराइज होते हैं, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, इसलिए रोटोमर्स बोलते हैं। कन्फॉर्मर्स अराइजेस ड्यू टू रोटेशन अराउंड C सिंगल बॉन्ड C, O सिंगल बॉन्ड O, है ना। कन्फॉर्मेशनल अराइजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड C सिंगल बॉन्ड C, O सिंगल बॉन्ड O, N सिंगल बॉन्ड N, है ना, और भी बहुत सारे S सिंगल बॉन्ड S, समझे ना। सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप रोटेट करने से पराग कह रहा है बॉन्ड डज नॉट चेंज। देखो इसमें क्या है, रोटेशन C सिंगल बॉन्ड C ये फिक्स, और इसके अराउंड ग्रुप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। डिस्टेंस चेंज होगा, 2 एटम के ग्रुप का डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। एंगल क्या होगा, चेंज होगा। जैसे ये है, ये C सिंगल बॉन्ड C है, ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये C सिंगल बॉन्ड C है ना, इसके अराउंड ये रोटेट होंगे। देखो पहले येलो और येलो के बीच में डिस्टेंस कम है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो डिस्टेंस बढ़ गया, एंगल चेंज हो गया। एंगल कौन सा चेंज हुआ, इस एंगल का CH बॉन्ड मान लिया और इस एंगल के CH बॉन्ड में एंगल चेंज हो गया। फिर मैं चेंज कर दूं दूसरा कन्फॉर्मर, देखो ये एक ही हो गया, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, और इसके पीछे ये है। अगर मैं चेंज करूं, थोड़ा सा इसको रोटेट करूं, 1 डिग्री रोटेट कर दिया, दूसरा बन गया, फिर 1 डिग्री रोटेट कर दिया, तीसरा बन गया, फिर रोटेट कर दिया, है ना। यहां तक, यहां से यहां तक लाने में कितने कन्फॉर्मर्स बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। बहुत सारे एंगल होंगे भाई, यहाँ से एंगल मान ली 60 का है ये, ठीक है, तो 0 से 60 आने में अभी 0 है, इसके पीछे है 0 है। अभी यहाँ पर डिस्टेंस क्या कम है, डिस्टेंस कम है, तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। रिपल्शन कौन सा, ये जो CH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में अभी मिनिमम डिस्टेंस है, तो रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम। रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम। अब जैसे हमने ये रोटेट किया इसको, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो लेकिन हम रूम टेम्परेचर पर कन्फॉर्मर्स को आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो रोटेशन होता है ना वो बहुत कम टेम्परेचर पर हो जाता है। मतलब कन्फॉर्मर्स की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, इतनी कम एनर्जी होती है कि रूम टेम्परेचर से मिल जाती है, और ये घूमते रहते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, दूसरे तीसरे में कन्वर्ट होता रहता है, तो आइसोलेट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछेगा तो हम कन्फॉर्मर्स को काउंट, कन्फॉर्मर्स तो इनफाइनाइट है, कैसे काउंट कर सकते हो तुम, नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स तो कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, जैसे ये है CH3 है ना, इसको मान लिया फ्रंट कार्बन, इसको मान लिया रियर कार्बन। ठीक है, फ्रंट कार्बन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन और रियर कार्बन को सर्कल से, ये रियर कार्बन के हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। ध्यान से सुनते रहना, क्लास सेल्फ स्टडी में आनी चाहिए, पढ़ा होगा पहले ही, मेन पॉइंट देख लेंगे, जो जो क्वेश्चन आते हैं जल्दी जल्दी, ध्यान से सुनते रहना। ये फ्रंट कार्बन और ये क्या है? रियर कार्बन है। अभी जो एंगल है फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और रियर कार्बन का हाइड्रोजन, इसको थीटा बोल दिया। इसको क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और रियर कार्बन के हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, नोट कर लिया। अब आप इसको रोटेट कर दो, चाहे फ्रंट को चाहे रियर को। ये कर दिया हमने रोटेट इसको। अब एंगल कितना हो गया? 0। अभी एंगल कितना था? यहाँ 60। यहाँ 60 था, मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे। फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और रियर कार्बन का हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे था। एंगल कितना था? 60। एंगल कितना है यहाँ पर? 0 है, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन और रियर कार्बन के हाइड्रोजन में। अब देखो दोनों इसमें, यहाँ पर रिपल्शन है मिनिमम, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन मिनिमम है। ये CH बॉन्ड फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड और रियर कार्बन का CH बॉन्ड, रिपल्शन मिनिमम है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसे क्या बोलते हैं? कौन सी फॉर्म बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? मिनिमम होता है। ध्यान रखना, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होगा? जो स्ट्रेन सिग्मा बॉन्ड के रिपल्शन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड होते हैं, है ना, ये CH बॉन्ड और ये दूसरा CH बॉन्ड, तो सिग्मा CH बॉन्ड, भाई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, सिग्मा CH बॉन्ड में जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है उसे क्या बोलेंगे? टॉर्शनल स्ट्रेन। और टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें 0 होगा। टॉर्शनल स्ट्रेन इसी के अंदर होता है। इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। इसमें मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, इसमें मिनिमम क्या, इसमें तो होता ही नहीं टॉर्शनल स्ट्रेन, दूर है काफी, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। इसमें मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होता है। तो लिख लेना भाई, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है? द स्ट्रेन डेवलप्ड, टॉर्शनल स्ट्रेन लिख लो, स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है उसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना भाई? है ना, यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा CH में डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्शन सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कम होगा। यहाँ पर क्या है? पास पास आ गए, है ना, ऐसे पास पास, ये नहीं कि बिल्कुल चल गए, ऐसे पास पास आ गए, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा जिसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा, और स्टेबिलिटी क्या होगी? मिनिमम होगी स्टेबिलिटी, है ना। इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी होती है मिनिमम, नोट कर लो। अब देखो ध्यान रखो, इसको इक्लिप्स बोल दिया, इसको स्टैगर्ड बोल दिया, पर टोटल कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन कितने होते हैं? टोटल कॉन्फॉर्मर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, देखो ये हो गए दोनों एक्सट्रीम कन्फॉर्मर, इनको बोलेंगे एक्सट्रीम कन्फॉर्मर, एक्सट्रीम कन्फॉर्मर, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, दे आर एक्सट्रीम कन्फॉर्मर। ये सबसे ज्यादा स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल। यहाँ एंगल 60 और ये एंगल कितना हो गया? 0। तो 0 से 60 के बीच में कितने एंगल होंगे? इनफाइनाइट। तो 0 के 60 के बीच में एंगल वाले जो कन्फॉर्मर होते हैं उनको बोलते हैं स्क्यू कन्फॉर्मर्स। स्क्यू, स्क्यू में एंगल कितना होता है? 60 से कम और 0 से ज्यादा, उनको बोलते हैं स्क्यू कन्फॉर्मर। ठीक है, तो स्क्यू कन्फॉर्मर कितने हो गए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस 2 कितना हो गया? इनफाइनाइट, एक्सट्रीम कन्फॉर्मर को। ठीक है, नोट किया भाई?
सर 0 to 60 एंगल के बीच में तो 60 एंगल ही होंगे, इनफाइनाइट कैसे? देखो 0 से 60 के बीच में 60 एंगल होंगे। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से 60, लेकिन 1.5 1.23 1.1 1.01 1.23 1.24 1.26 0.12 समझे वानिया? तो कितने हो गए टोटल? बहुत सारे होंगे, काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होंगे। चलो आगे देखो, ये कन्फॉर्मर बना के दिखाओ जरा इसके। CH3 CH2 CH3 जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ कन्फॉर्मर इसके। CH3 CH2F, थर्ड CH3 CH2 CH2 CH3 कन्फॉर्मर बनाओ। इसमें इसको फ्रंट मान लो, इसको रियर कार्बन मान लो, है ना, या इसको फ्रंट इसको रियर मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फ्रंट कार्बन से हाइड्रोजन इधर, फिर रियर कार्बन उससे क्या होगा CH3 और हाइड्रोजन। ठीक है भाई, यही बनेगा। और इसका इक्लिप्स क्या बनेगा? CH3H और H। अच्छा इसमें इसका इक्लिप्स्ड और CH3 का इक्लिप्स्ड, CH3 का इक्लिप्स्ड, उसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ये मान लिया फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये CH3 का कन्फॉर्मर है और ये इसका कन्फॉर्मर है। इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा होगी ना। देखो क्यों ज्यादा होगी, टॉर्सनल स्ट्रेन तो है ही, साथ में स्टेरिक स्ट्रेन भी तो है, बड़ा ग्रुप आ गया, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी। क्लियर है, इजी सही है। CH3 CH2F के कन्फॉर्मर बना के दिखाओ। इसमें तो कोई ग्राफ पूछ सकता है, मतलब दे दिया, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इसके कन्फॉर्मर को, एनर्जी और एंगल वाले ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा, तो आराम से देख के मालूम चल जाएगा कि ये क्या आएगा, इसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, इसकी एनर्जी क्या आएगी? कम आएगी, है ना। लेकिन स्टैगर्ड में देखोगे तो स्टैगर्ड से तो दोनों ही ज्यादा आएंगे, लेकिन इसका स्टैगर्ड क्या होगा? वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका स्टैगर्ड, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। चलो आगे देखो, इसका बनाओ, नीचे वाले का बना लिया। CFHH, ये फ्रंट कार्बन, इसको रियर कार्बन मान लिया, ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन से क्या हो गया? एक फ्लोरीन, दो हाइड्रोजन, और रियर कार्बन से क्या हो गया? तीनों हाइड्रोजन ही हो गए। ठीक है, बना लोगे, इजी है काफी। अब देखो ये, इसमें बताओ, ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, अगर कन्फॉर्मर्स पूछ लिए कितने टाइप के बन सकते हैं, तो आप फ्रंट और रियर इसको मान सकते हो, फ्रंट रियर इसको भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? ठीक है, फ्रंट और रियर देख सकते हैं। फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पर क्या है? सारे हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है फ्रंट कार्बन पर। रियर कार्बन पर क्या है? एक इथाइल है, इथाइल रखो, C2H5H और H, ठीक है ना। इसका ये क्या हो गया? स्टैगर्ड। और दूसरा क्या बन जाएगा इसका? इक्लिप्स्ड। ये C2H5, ये H और ये H, ठीक है। और होगा इसके अलावा? एक्सट्रीम कितने होंगे? ना, इसमें तो 2 ही बन गए ना, ये या चेंज करने से और कोई चेंज हो सकता है? कोई दूसरा इनके अलावा कोई और बन सकता है क्या? 0 और 60 डिग्री में इक्लिप्स और स्टैगर्ड की और कोई बन सकता है क्या? इसमें नहीं बनेगा, 2 ही बनेंगे। नहीं, अब क्या मानोगे? इसको फ्रंट इसको रियर मान लो, इसको फ्रंट और इसको रियर। बनाओ जरा, बनाओ, साथ साथ हाथ चलाओ जल्दी।
फ्रंट ये, रियर ये, तो फ्रंट कार्बन ये बना लिया, 2 हाइड्रोजन, एक CH3 है इस पर, ये CH3 और 2 हाइड्रोजन, इसको रियर कार्बन, ये CH3 और हाइड्रोजन, ठीक है, यही बनेगा। फ्रंट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक CH3, रियर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक CH3। अब इसको रोटेट करो, 60 डिग्री रोटेट कर दो रियर को, तो ये बन गया, बनाओ साथ साथ, H H और ये क्या है CH3। फिर रोटेट कर दो, 60 CH3 H H CH3 H और H, फिर रोटेट कर दो, CH3 H H, ये आएगा CH3 H और ये H, फिर रोटेट कर दो, CH3 H H, ये CH3 H और H, बना लिए। कितने बनेंगे टोटल? टोटल तो इनफाइनाइट ही होंगे, है ना, पर हमें इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड बनाने हैं। स्क्यू तो बना ही नहीं सकते इतने सारे। क्या और ढक्कन है क्या? फ्रंट और लास्ट को कैसे ले सकता है? एडजेसेंट कार्बन को तो ले सकते हैं। फ्रंट और रियर, फ्रंट और रियर का मतलब क्या है? फ्रंट और रियर यही तो होगा, फ्रंट और रियर तुम दोनों में, ठीक है ना, फ्रंट सीट रियर सीट, ठीक है ना। हाँ सेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। देखो फर्स्ट को क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड है, तो स्टैगर्ड ही, पर इसको स्टैगर्ड की गॉच फॉर्म, स्टैगर्ड ही है पर इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म। अब यहां देखो दोनों CH3 बिल्कुल पास पास है ना, एंगल 0 है, बल की ग्रुप में एंगल 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स, सबको पता है, सब जानते हो, फिर भी एग्जाम में छोटी छोटी गलती कराते हो। फुल्ली इक्लिप्स्ड है ना, ये गॉच जिसमें बल की ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पर है ना, इसको बोलते हैं, देखो ये स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड की गॉच फॉर्म है, इसमें बल की ग्रुप जो है वो कितने एंगल पर है? 60 डिग्री पर है, तो इसको बोल दिया गॉच फॉर्म। ये है फुली इक्लिप्स्ड, यहाँ बल की ग्रुप CH3 बड़े बड़े ग्रुप 0 डिग्री एंगल पर है, इसमें क्या है 60 पर है, वही सेम है, तो इसको भी क्या बोलोगे आप? गॉच। इसे क्या बोलोगे? पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स है, तो इक्लिप्स्ड ही, पार्शियली इक्लिप्स्ड। देखो यहां बल की ग्रुप तो 120 के एंगल पर है, पर इक्लिप्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि CH बॉन्ड, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन तो होगा, क्योंकि CH बॉन्ड और ये CC बॉन्ड में एंगल क्या है? 0 है ना, है तो इक्लिप्स्ड ही, पर इसको पार्शियल इक्लिप्स बोला, उसको फुल इक्लिप्स। ये स्टैगर्ड है, पर इसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे इसको? एंटी। यहां पर एंगल कितना है? 180, एंगल कितना है? 180। अब देखो जरा ध्यान से, गोच में और एंटी स्टैगर्ड में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? एंटी की। क्यों ज्यादा होगी? इसमें क्या कम होगा? टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं, स्टेरिक स्ट्रेन। क्या कम होगा? स्टेरिक स्ट्रेन। भाई स्टैगर्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन तो होता ही नहीं है ना, 60 डिग्री एंगल पे पहुंच गए। टॉर्शनल स्ट्रेन कब होगा? जब 0 पर होंगे, चाहे CH बॉन्ड हो चाहे CC बॉन्ड हो। तो स्टैगर्ड में तो क्या होता है? अब देखो इसके अंदर, यहाँ पर बल की ग्रुप पास है, 60 डिग्री के एंगल पर है, यहाँ कितना है? 180। यहाँ पर मिनिमम या नो मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन बल की ग्रुप में रिपल्शन की वजह से आता है, तो इसमें मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है ना। इसमें स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगा? ज्यादा होगा। मैक्सिमम नहीं लिखोगे, मैक्सिमम तो यही होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन भी और
स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम होगा, पर यहां पर एनटी से ज्यादा होगा, जो स्टेरिक स्ट्रेन होगा वो मोर देन एनटी, ठीक है। और यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम है और टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? फुली इक्लिप्स्ड लीस्ट स्टेबल होगा। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन आया ना पूछते रहना क्लास में। सर एंटी तो स्टैगर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। देखो स्टैगर्ड की दोनों फॉर्म है, एंटी स्टैगर्ड, गोच भी स्टैगर्ड की फॉर्म है, ठीक है। ये गोच की स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड की गोच फॉर्म है, ये एंटी, एंटी स्टैगर्ड भी बोलते हैं इसको। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी? एंटी के बाद किसकी होगी? गोच के बाद किसकी होगी? पार्शियली इक्लिप्स्ड। इसके बाद क्या होगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। नोट करो, क्या बोल रहे हो भाई? हाँ 1 और 3 तो सेम ही होगा, 1 और 3 तो सेम ही है, एनर्जी सेम ही होगी। एक बार ग्राफ देखो एनर्जी का, और यहां पर है डाइहेड्रल एंगल्स। ये एनर्जी कन्फॉर्मर की, रिप्रेजेंट करो इस गोच को, एंटी स्टैगर्ड को और स्टैगर्ड को, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा? फुल इक्लिप्स जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? फुल इक्लिप्स से ले लेते हैं ना। ये क्या आ जाएगा? पार्शियल इक्लिप्स के बाद फिर क्या आएगा? गोच, है ना। फिर एंटी स्टैगर्ड क्या और नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था? फुल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा। इसके बाद क्या आ गया था यहाँ पर? फुल इक्लिप्स के बाद गोच आ गया था, यहाँ पर आएगा गोच। इसके बाद फिर क्या आया था? पार्शियली इक्लिप्स, है ना। फिर क्या आया था 60 के बाद? गोच आएगा दूसरा, सेम गोच आ गया था ना, वो तो बाद में आया था शायद, गोच ही आया था, तो सेम एनर्जी होगी। फिर क्या आया था? एंटी थोड़ा आया, पार्शियल इक्लिप्स आया होगा, फिर एंटी, ये है ना, बना लो, ठीक है। ये गोच, गोच, ये क्या आएगा आपका? एंटी, एंटी की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। सेकंड गोच के बाद अपर मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा? वो तो 60 डिग्री रिपीट करते जाओ, अपने आप भी बना लो इसको। देखो ऐसे, यहाँ देखो अपने आप इसको देख लेना। आप पहले फुली क्लिप्स ले लो, देखो मैं बता देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। फुली क्लिप्स ले लो पहले, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर क्या बना दो? 60 डिग्री रोटेट कर दो इसको, फिर अपने आप एनर्जी उसको दे देना आप लोग। ये CH3 H, इसके बाद फिर 60 रोटेट कर दो इसको, CH3H, ये आ गया H, फिर ये CH3 आ गया H, इसके बाद फिर क्या आएगा? फिर से पार्शियल इक्लिप्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये आ गया CH3, कहाँ पर? हाँ, ये फुल इक्लिप्स आ गया। 60 के बाद फिर क्या आ गया? गोच आ गया। गोच के बाद फिर क्या आ गया? पार्शियली इक्लिप्स। ये पार्शियली इक्लिप्स आ गया, ठीक है ना। फिर क्या आया?
एंटी स्टैगर्ड आ गया, तो इसको नीचे ले जाओ, ये यहाँ ले जाओ, ये आ गया एंटी स्टैगर्ड। फिर क्या आ गया एंटी स्टैगर्ड के बाद, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड आ गया, फिर क्या आएगा इसके बाद, फिर गोच आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोच आ जाएगा, है ना, बना सकते हो अपने आप। क्लियर है भाई? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, सर अगर स्टैगर्ड गोच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वो अभी आगे देखेंगे, आगे आएगा। ये क्लियर है इतना, मिटा दूं? देखो अब ऐसा भी नहीं है कि गोच ही हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा भी नहीं है कि गोच ही ज्यादा स्टेबल होता है। एक मिनट, कोई कुछ देखो, जैसे ये है CH2OH, पहले ही यही वाला, क्योंकि एक बार ये आ चुका है, लेकिन इसके अलावा भी और भी हैं एग्जाम्पल। CH2H CH2H, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। CH2F CH2H कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसकी स्टेबल फॉर्म बनानी है आपको, है ना। थर्ड CH2 CHO और CH2OH, स्टेबल फॉर्म बनानी है इसकी। तो देखो इसमें क्या होगा, ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन ले लो। फ्रंट कार्बन, इस पर OH है फ्रंट कार्बन पर, और HH है, बना लो साथ साथ। फिर रियर कार्बन है, इसको फ्रंट कार्बन मान लिया, इसको रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन पर एक OH, दो हाइड्रोजन, ऐसे रियर कार्बन पर एक OH और दो हाइड्रोजन, OH, ये भी बना लो। फुल्ली इक्लिप्स भी बना लो, और एंटी भी बना लो। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। बना के देखना अपने आप, बना के देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा बेटा, गोच चिलेशन। आप कहोगे चिलेशन तो यहाँ और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक स्ट्रेन, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस और टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों मैक्सिमम होंगे। ध्यान रखना, चिलेशन यहाँ हो रही है, चिलेशन की वजह से अट्रैक्शन हो गया। अभी अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ध्यान रखना, इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। जब भी अट्रैक्शन होता है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता, तो तब भी उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता। इसमें क्या हो गया, क्योंकि चिलेशन हो गई, चिलेशन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो होगा, ये तो पास पास है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम आ गया। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, हो गया, या मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन है, तो इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, मिनिमम होगी। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड मिनिमम स्टेबल होगा। ध्यान रखना, सेकंड मिनिमम स्टेबल होगा, नोट कर लो, सेकंड की स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। अच्छा, क्लिप्स फॉर्म की स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, पूछ लिया टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से या स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से, दोनों, दोनों की वजह से, दोनों ही होते हैं, है ना। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, ये बना लोगे। इसमें भी कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, गोच बना लोगे ना, इसमें भी गोच ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये एफ हो गया, HH OH है, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं है जितनी जरूरत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, और एन हेक्सेन ले लो, एन हेप्टेन ले लो, उसमें पहला दूसरा कार्बन, तीसरा चौथा कार्बन, मैक्सिमम स्टेबल पूछ लो, बहुत सारी चीजें पढ़ाने की, पर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, जितना जरूरत है उतना हो गया। हो गया भाई ये? इसका अगर आप ये बनाओगे यहाँ OH, तो ये तो मिनिमम ही आएगा, ध्यान रखना, इसकी स्टेबिलिटी तो मिनिमम ही आएगी। FHH, और ये हो गया आपका OH HH। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यही, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड नंबर पर ये,
और ये किस पर आ जाएगा, थर्ड नंबर पर। सेम केस इसके अंदर भी, इसमें भी क्या होगी, चिलेशन, तो गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नोट कर लो, गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सर OH और H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH और H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या बात कर रहे हो यार, इस वाले H में कैसे हो जाएगी? H किससे अटैच होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, है ना, फोन से। अब देखो ये वाला H तो इस O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, लेकिन ये वाला OH थोड़ा इसके साथ कर सकता है। ये वाला H किससे अटैच है, कार्बन से। कौन सा वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जो H किससे अटैच हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेसिक सी चीजें हैं बिल्कुल, उनको क्यों गलती करते हो। OH वाले कार्बन को भी तो फ्रंट में, OH वाले कार्बन को भी तो फ्रंट में सकते हैं सेकंड में, ये समझ में नहीं आ रहा अभी गरिमा क्या बोल रहे हो। हाँ किसी को भी फर्स्ट ले लो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लो, एक ही बात है, इसको फर्स्ट इसके सेकंड ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो भाई, अब लिखो कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लो हेक्सेन, कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लो हेक्सेन। जैसे ये है इसका कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लो हेक्सेन में लिखो पहले चेयर कन्फॉर्मर। अब साइक्लो हेक्सेन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर चेयर कन्फॉर्मर बनता है जिसमें स्ट्रेन स्ट्रेन फ्री रिंग होती है। चेयर कन्फॉर्मर में स्ट्रेन फ्री रिंग होती है, एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन, चेयर कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साथ साथ बनाती जाओ जल्दी जल्दी से। ऐसे ये भी बना दिया, इधर ये भी बना दिया। ये है साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मर, ये ऊपर तो इसको नीचे ले लो, इसे ऐसे ले लो, ये इधर तो इसको ऐसे लो, ठीक है। ये चेयर कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि ये जो सारे एंगल होते हैं ना, ये सारे एंगल 10928 डिग्री के, मतलब इक्वल टू 109 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, चेयर कन्फॉर्मर में सारे एंगल जो होते हैं वो वेरी सिमिलर टू टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री। स्ट्रेन फ्री रिंग हो जाती है, चेयर जो फॉर्म होती है इसमें स्ट्रेन नहीं होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, पढ़ा नहीं तो देख भी लो, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोहेक्सेन। देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, तो एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री, है ना, पर एंगल कितना होता है 60। यहाँ पर एंगल कितना होता है 90, यहाँ पर एंगल कितना होता है 108, है ना, पर यहाँ तो क्या होता है 120। और ये टेंडेंसी होती है कि जो हाइब्रिड एंगल होता है कंपाउंड वही एंगल रखना चाहता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल कितना होना चाहिए 109 का, पर यहाँ कितना है 60। एंगल कितना होना चाहिए 109 का, पर है कितना 60, तो क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया, है ना, मोड़ के हमने 60 कर दिया, तो अपने आप को कितना करना चाहेगा वो 109 करना चाहेगा, तो क्या है इसके अंदर स्ट्रेन है। तो 3 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, इसलिए 3 मेंबर रिंग एडिशन रिएक्शन भी दे देता है, HCl से भी रिएक्ट कर जाता है, एडिशन रिएक्शन दे देता है, बाकी थोड़ा ना कोई देता है। इसमें थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, ये तो देगा ही नहीं ना, ये देगा एडिशन रिएक्शन। पर ये क्यों, क्योंकि ये रिंग हाईली स्ट्रेन्ड है। लिखते जाना साथ साथ, हाँ बताऊंगा अभी, इसको आ रहा हूं इधर। एंगल 60 और एंगल कितना होना चाहिए था 109 डिग्री, तो डिफरेंस आ गया, हाइब्रिड एंगल और एक्चुअल एंगल में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। एंगल में डिफरेंस आया तो क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पर इसके अंदर फिर भी बाकी के कंपैरिजन में पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, बाकी के कंपैरिजन में पी कैरेक्टर क्या हो जाता है, इसमें ज्यादा हो जाता है। भाई एंगल जो है 109 नहीं है, कम है ना, तो पी कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो
ये जो वो होते हैं ना बॉन्ड, ध्यान रखना, ये जो sp3 ये जो बॉन्ड है ये थोड़े बेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़े बेंट होते हैं, बेंट हो जाते हैं, लिख लेना, ये थोड़े क्या होते हैं, बेंट हो जाते हैं, ये बेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाते हैं, स्ट्रेन के कारण क्या हो जाते हैं, ये बेंट हो जाते हैं। हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है ये, 3 मेंबर्ड रिंग, एंगल स्ट्रेन इसके अंदर क्या है, ज्यादा है काफी, और ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, बेंट होते हैं, होती प्लेनरी है ना। अच्छा ये जो है देखो, ये ध्यान रखना, ये है 4 मेंबर्ड रिंग, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, नोट कर लो जरा, 4 मेंबर्ड रिंग, इसमें एंगल कितना हो गया, 90 का हो गया, पर ये 4 मेंबर्ड रिंग जो है ना प्लेनर नहीं होती, 4 मेंबर्ड रिंग प्लेनर नहीं होती, ये नॉन प्लेनर होती है, ऐसे नहीं बनती है, ऐसे बनते हैं तो चारों हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन इक्लिप्स फॉर्म में आ जाते हैं, लिखो इसको, 8 हाइड्रोजन क्या आ जाते हैं, इक्लिप्स फॉर्म में आ जाते हैं, नोट करो, इसमें 8 हाइड्रोजन क्या होते हैं, इक्लिप्स फॉर्म में, पिछले साल डेफिनेशन लिखाई होगी शायद, चलो नहीं लिखाई कोई बात नहीं। ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, ये ट्विस्ट हो जाती है, एंगल 90 की जगह 88 डिग्री, सुनना, इसमें जो ये होता है, इसमें जो सारे हाइड्रोजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्लिप्स्ड हो जाते हैं, 8 के 8 हाइड्रोजन, लिख लो इसके आगे, इस तरह से ये एग्जिस्ट नहीं करती 4 मेंबर्ड रिंग, इस तरह से प्लेनर होगी ना, पर इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ऑल 8 हाइड्रोजन बिकम इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड हो जाते हैं, सारे इक्लिप्स्ड हो जाते हैं, ऑल 8 हाइड्रोजन बिकम इक्लिप्स्ड, लिख लो फिलहाल, है ना, दिखाना इसमें थोड़ा मुश्किल सा रहता है, तो थोड़ा सा ना ये बेंट सी होती है, एंगल 90 की जगह 88 डिग्री, अब आप कहोगे सर 88 डिग्री आ गया, ये तो और अनस्टेबल हो गया, भाई 109 और 90 में डिफरेंस कम है, और 109 और 88 में तो ज्यादा है, तो 90 होनी चाहिए थी, आप कह रहे हो 88 होगा एंगल, ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पर 90 करने के लिए, मतलब प्लेनर करने के लिए सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इक्लिप्स हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाएगा। अब 88 से क्या होगा, एंगल स्ट्रेन तो बढ़ा, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो गया, कम हो जाता है, तो रिंग अपने टॉर्सनल स्ट्रेन को कम करने के लिए थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन बढ़ा लेती है, तो इसलिए ये प्लेनर नहीं होती, आ जाए तो क्वेश्चन ध्यान रखना, साइक्लो क्या 88 पे होता है, 92 पे नहीं होता है 88 एंगल रखती है अपने जो प्रैक्टिकली है, क्या, अरे भैया 88 डिग्री में ही, ऐसे तो फिर 108 भी हो सकता है, तू तो 108 भी कर लेगा, 108 कैसे बन जाएगा 90 डिग्री पर क्या है इसका, सारे के चारों, आठों के आठों हाइड्रोजन क्या होते हैं, इक्लिप्स्ड होते हैं, थ्योरेटिकल लिख लो, ठीक है, तो 88 डिग्री होता है, नॉन प्लेनर रिंग बनती है, नॉन प्लेनर रिंग, कैसे बताऊं मैं तुम्हें ये, इसको कुछ इस तरह से आता है, ये जो है ना एक प्लेन में नहीं रहते सारे कार्बन, कुछ टेढ़े से हो जाते हैं, एंगल जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, ये 88 डिग्री का हो जाता है, 88 डिग्री 90 की जगह, नॉन प्लेनर हो जाती है, नॉन प्लेनर क्यों होती है, ताकि हाइड्रोजन में टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम हो जाए, 90 से तो ऊपर हो ही नहीं सकता, 90 से ऊपर के लिए कार्बन लाने पड़ेंगे तुम्हें, क्या, हाँ अप्रोक्सीमेटली सारे 88 के हो जाते हैं, ठीक है भाई, एग्जैक्ट ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं नॉन प्लेनर हो जाता है, सारी 88 के हटा दूं, तो उसमें क्या होता है, इक्लिप्स नहीं रहते फिर, तो मेन चीज क्या ध्यान रखनी, सारी कहानी ध्यान नहीं रहेगी, बस साइक्लोब्यूटेन रिंग जैसी तुम्हें देखने में लगती है उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती, क्या होती है, नॉन प्लेनर, 88 एंगल हो जाता है, तो 88 से तो एंगल स्ट्रेन बढ़ा, लेकिन फिर भी 88 क्यों रख रही है, क्योंकि
स्ट्रेन कौन सा है, टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो जाता है। अगर प्लेनर बनेगी तो 8 के 8 हाइड्रोजन में क्या होगा, 8 के 8 हाइड्रोजन इक्लिप्स्ड हो जाएंगे, तो इतना ध्यान रखना है। सर 8 मेंबर रिंग से नॉन प्लेनर, देखो आगे 5 मेंबर रिंग 108, थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। लेकिन ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है ना 120, ये प्लेनर रिंग दिखा रहे हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होनी चाहिए, 108, क्योंकि 109 के बराबर है ना, पर यहाँ पर एंगल कितना है 120 है, लेकिन फिर भी साइक्लोहेक्सेन को सबसे ज्यादा स्टेबल बोलते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सॉल्यूशन में ये इस फॉर्म में नहीं मिलती, सॉल्यूशन में किसमें मिलती है, चेयर, और इसमें एंगल लगभग क्या होता है, लगभग 109 डिग्री, इक्वल टू टेट्राहेड्रल एंगल, इक्वल टू टेट्राहेड्रल एंगल। तो मैक्सिमम स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग होती है, क्योंकि उसमें चेयर कन्फॉर्मर्स मिलता है। चेयर कन्फॉर्मर में एंगल क्या होता है, 109 डिग्री होता है, इक्वल टू टेट्राहेड्रल एंगल। स्ट्रेन फ्री रिंग होती है। दो तरह के हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन, ये होता है इक्विटोरियल हाइड्रोजन। ये इक्विटोरियल, ये क्या होता है एक्सियल। ये एक्सियल देखो, ये सुनना यहाँ पर, ये ऊपर तो ये नीचे, ठीक है। ये जो होता है ना इक्विटोरियल जो होता है, ये एवरेज प्लेन में होता है, इसके एवरेज प्लेन में ऐसे बोलते हैं, इसके एवरेज प्लेन में, इसी के प्लेन में हो जाता है। और ये क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर, ये ऊपर तो इधर वाला सेकंड वाला कार्बन ये नीचे, ये वाला हाइड्रोजन ये एक्सियल, फिर ये वाला क्या हो गया ऊपर ये एक्सियल, फिर नीचे आ गया ये एक्सियल, फिर ये क्या हो गया एक्सियल, फिर ये क्या हो गया एक्सियल, ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल। तो जो इक्विटोरियल हाइड्रोजन होते हैं इन द प्लेन है, ये इन द प्लेन, एवरेज प्लेन में, एवरेज प्लेन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन रिंग, एग्जैक्टली नहीं बोलते, एवरेज प्लेन लिखा होता है, ठीक है। अब इसमें फ्लिपिंग भी होती रहती है, रिंग की फ्लिपिंग भी होती है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है मेडिकल में तो कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन पर, इसमें समय बहुत बर्बाद कर देते हैं टीचर, फिर क्वेश्चन आज तक ना आया। हाँ कन्फॉर्मर्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स, प्रोपेन के कन्फॉर्मर्स, हेक्सेन के कन्फॉर्मर्स आ सकते हैं, नॉर्मल के, बस साइक्लो के नहीं पूछे गए हैं। आ गया तो तुम्हें थोड़ा ध्यान से सुन लेना, कर लोगे इजिली, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझ लोगे तो। इसकी फ्लिपिंग है, फ्लिपिंग क्या होती है, अच्छा ये देखो, ये जो रिंग है ना, ये रिंग कायरल होती है, ये कायरल होती है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, क्या टेढ़ी हो गई रिंग, तो कायरल हो गई है, कैसे डिवाइड करोगे इक्वल हाफ में इसको, इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल होगी, नहीं है। सारे एटम क्या इसके एक प्लेन में दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं, ठीक है। अच्छा फ्लिपिंग करो तो ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे ये ऐसे ऐसे पलट दो इसे, ये बनाया तुमने, ये ऐसे बना दिया। जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटोरियल हाइड्रोजन एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं रिंग की फ्लिपिंग हो गई, है ना, रिंग की फ्लिपिंग हो गई। कायरल तो सारे कायरल एटम तो एक कायरल ही है, जो कार्बन एटम वो तो सारे क्या एक कायरल ही है, इसमें कायरल एटम एक कायरल है। पराग कह रहा तो कायरल कैसे, जब एटम सारे कार्बन एक कायरल हैं तो कायरल कैसे, तो भाई बताया है, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर किरैलिटी, ठीक है। पर ये फॉर्म है, इसको बोलते हैं कि हाँ ये जो है ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की। सर एक्सियल की पोजीशन बताना बेटा, एक्सियल ये जो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, ये सारे एक्सियल है ना, ये सारे एक्सियल है ये, और ये जो मैंने टेढ़े टेढ़े बनाए हैं ये क्या है, ये इक्विटोरियल है, इन द प्लेन होते हैं ये, ठीक है। ये चेयर कन्फॉर्मर है, ये फ्लिपिंग हो गई, इसकी क्या हो गई फ्लिपिंग, एक्सियल इक्विटोरियल में कन्वर्ट, इक्विटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट, ठीक है। चलो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस क्या चीज ध्यान रखनी है, एक्सियल इक्विटोरियल,
ये ध्यान रखना है। और ज्यादा स्टेबल क्यों होती है साइक्लोहेक्सेन? क्योंकि एंगल क्या होता है चेयर कन्फॉर्मर में 109 डिग्री या क्लोज टू टेट्राहेड्रल एंगल, इतनी बात ध्यान रखनी होती है। इसका चलो वो भी बना लो, न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लो इसका। कोई भी फ्रंट कार्बन कोई भी रियर कार्बन मान लो, मान लो ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन ये मान लिया, ठीक है। इससे डायरेक्ट सेकेंड अटैच होगा तो सेकेंड ये मान लिया तुमने, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, क्लियर है भाई। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये फर्स्ट से क्या है, सेकेंड अटैच है 6 है, तो ये 6 हो गया, ठीक है। 6 से फिर क्या है, फिफ्थ है, तो फिफ्थ तुमने ये ले लिया, और फिफ्थ से क्या अटैच है, 4 तुमने ये ले लिया, 4 से क्या अटैच है 3, 4 से 3 ये ले लिया, 3 से क्या अटैच है 2, 2 ये ले लिया, समझे। अब देखो इससे क्या अटैच होंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच होंगे ना। ये है, ये कार्बन में पहला वाला लिया है, पहले से क्या 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कर दो इसमें, ये इधर है, ये इसको कर दो ये, और ये आ गया ये, ऐसे इधर ये, और ये आ गया, यहाँ पर CH2 आ गया। अब इससे भी तो क्या अटैच है, ये कौन सा कार्बन था, देखो ये पहला था, और ये क्या था पहले के बाद हमने क्या लगाया था, ये छठा था, दूसरा था, ये दूसरा था। अब दूसरे पे क्या लगाया तुमने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा हुआ, और ये क्या लगा हुआ है इसके बाद, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये आ जाएगा ना H और ये H, यहाँ पर क्या आ जाएगा H और ये H। बनाना आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये कौन सा प्रोजेक्शन है, किसका, साइक्लोहेक्सेन का। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है साइक्लोहेक्सेन का। सर हमने इससे पलटा कैसे, ऐसे ही पलट दिया मैंने ठीक है, इसको ये ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ये पहले नीचे था, इसको ऊपर, इसको नीचे कर दिया, पलट गया। और ये अपने आप पलटती रहती है, एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होता है। न्यूमैन और भी बना दूंगा, 2-3 बार बना दूंगा, इजी है। देखो ऐसे ना, चाहे कोई भी बताता रहे तुम्हें, जब तक खुद नहीं करके देखोगे तब तक नहीं कर सकते। दोबारा बता दूं, ठीक है, हो गया। चलो न्यूमैन और भी 1-2 के बनवा दूंगा, समझ में आ जाएंगे। तो चेयर कन्फॉर्मर। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर है नहीं, बहुत इजी सा है। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, हमने ये ले लिया, देखो ध्यान से, हमने ये ले लिया CH3। अब पूछ लिया कि इसकी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, मैं बना के दिखा रहा हूं। बननी दोनों चेयर है, ये बना दी, ये CH3 मैंने ये ले लिया, फिर ये बना दी, CH3 मैंने ये ले लिया, ये पहला ये दूसरा, जल्दी बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला या दूसरा, पहला। पराग करा पहला, पहला ही होगा। देखो ध्यान रखना, बल्कि ग्रुप हमेशा कहां रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में। अभी समझा दूंगा कैसे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा रूम होता है, ज्यादा एरिया होता है, रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। तो बल्कि ग्रुप कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, एक्सियल पर। ये एक्सप्लेन होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन से। लिखो भाई, बड़ा ग्रुप होना चाहिए एक्सियल पोजीशन पर, नहीं कहां पर, इक्वेटोरियल पर। यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला। लिख लो, बड़ा ग्रुप कहाँ होना चाहिए, बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर, बल्कि ग्रुप होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। करे आगे, देखो इसको ऐसे समझ लो,
ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका है, इसका अभी देखो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका है। देखो यहाँ पर CH3 और ये CH2 पास आ रहे हैं, यहाँ पर CH3 CH2 क्या है, दूर है, दूर है ना। ये CH3 कहाँ पर था, इक्विटोरियल पोजीशन पर था, तो न्यूमैन पर यहाँ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सियल में आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो पास पास आ जाएंगे। तो इसलिए बल की ग्रुप कहाँ आना चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशन में होना चाहिए। हो गया, समझ में आया, हजम हो गया। बताओ एक दो क्वेश्चन मिटा दूं। जीओसी स्टार्ट होगी तो समय बढ़ा दूंगा मैं, 2-2 घंटे क्लास होगी, ठीक है। और साथ साथ तुम थोड़ा एक्टिव हो जाओगे, साथ साथ करते जाओगे, क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा ज्यादातर तो, और साथ साथ बुकलेट करते जाओगे ताकि बाद में प्रेशर ज्यादा ना हो। फिर बाद में चैप्टर वाइज भी हाँ टेस्ट होंगे, तुम तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, पहले तो जीओसी करनी है। देखो जैसे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ जरा जल्दी से, बनाते जाओ जल्दी। CH3 है, एक और बन सकता है ना, बन सकता है एक और, कौन सा वाला, दोनों एक्सियल पे हो गए, ये इक्विटोरियल पर और ये एक्सियल पर, है ना। ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, देखो यहाँ पर दोनों ये बल की ग्रुप है, इसमें दोनों ग्रुप कहाँ पर है, इक्विटोरियल पर है, तो मैक्सिमम स्टेबल, ठीक है। दोनों ही क्या है, इक्विटोरियल पर मैक्सिमम स्टेबल, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सी के बाद क्या होगा, सी के बाद होगा बी, क्योंकि बल की ग्रुप कहाँ होना चाहिए, इक्विटोरियल पर, रिपल्शन मिनिमम होगा, बी के बाद फिर डी, डी होना चाहिए, हाँ डी। सबसे कम क्या होगा, ए, क्योंकि यहाँ दोनों ही एक्सियल पर है, जब न्यूमैन बनाओगे। क्लियर है, चलो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें सिस और ट्रांस देखने में बड़ा प्रॉब्लम आती है, वही बता देता हूँ 2 मिनट में, कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा, मिटा दूं इसको। देखो जैसे ये है, समझो जरा जल्दी से, करो क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे, जल्दी जल्दी। ये है, हम पहले 1-2 वाली ले लेते हैं ना, ये फर्स्ट, 1-3 भी ले लेंगे बाद में। थर्ड, इसमें कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, हाँ भाई पहला क्या है, देखो ये नीचे और ये ऊपर, ये नीचे ऊपर क्या है, ट्रांस, ये ऊपर और ये भी क्या है ऊपर, ये ऊपर ये भी, ये क्या है सिस, ये ऊपर और ये क्या है नीचे, तो ये क्या है ट्रांस। भाई इजी तरीका है, कुछ और झंझट मत पड़ना, इसमें बनाना है उसमें बनाना है इसको, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांस है ना, ये क्या होगा ट्रांस, ये क्या है ऐसे, ठीक है, ये ट्रांस। कभी कभी इसमें लेकर आना पड़ जाता है ना, पर डायरेक्ट ऐसे बना दो ट्रांसफॉर्म में,
ऐसी ये ऊपर ये नीचे, तो ट्रांसफॉर्म ही बना दो ये वाली, ये ट्रांसफॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, बता रखा है आपको। साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही क्या होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा। तो कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आसान तरीका है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1/4 में देख लो, सिंपली 1/4 Cl Cl पहला, जल्दी देखो, Cl Cl दूसरा, Cl Cl तीसरा। कौन सा सिस कौन सा ट्रांस? पहला वाला क्या होगा, ऊपर है दोनों भाई, सिस होगा पहला। दूसरा क्या होगा, ये नीचे ही ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांस। ये क्या होगा, सिस। सिंपल, नोट कर लो। अब साइक्लोहेक्सेन को तुम कायरल, जैसे मैंने बताया था कि ये जो शेप है वो कायरल है, साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म बताई थी, है ना। अब ये मत समझ लेना कि डीएल फॉर्म को अलग कर लोगे इसकी, क्योंकि कन्फॉर्मर्स है, कन्फॉर्मर्स को तो आप रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर ही नहीं सकते, है ना। ये रिजॉल्वेबल नहीं है, आई बात समझ में ना। कभी कहो कि सर आपने कायरल बता दिया था ये, तो अगर आ गया रिजॉल्वेबल, तो रिजॉल्वेबल नहीं है। इनकी डी और एल फॉर्म को अलग हम नहीं कर सकते, क्योंकि रोटेशन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, हम सेपरेट ही नहीं कर सकते इसको। तो स्टेटमेंट को ध्यान देना है, ऐसी चीजें गलत कराता है। हम दुनिया भर की चीजें तो पढ़ डालते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज गलत कराते हैं। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखोगे, इसके एक दो कन्फॉर्मर हो रहे हैं, जल्दी बना लो। एक होता है बोट, बोट कन्फॉर्मर, जिसकी स्टेबिलिटी होती है कम, बोट कन्फॉर्मर ये है बोट। एक होता है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट, ये है ट्विस्ट बोट। और एक होता है हाफ चेयर, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, जब चेयर से बोट में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, तब बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट, लीस्ट स्टेबल, मोर स्ट्रेन्ड, ये ट्विस्ट बोट। सॉरी हाफ चेयर, सॉरी हाफ चेयर भाई, हाफ चेयर की स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि ये क्या ट्रांजिशन स्टेट है, जब बोर्ड से चेयर बन रहा हो, सॉरी चेयर से बोर्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो बीच में बनता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। ये है भाई ट्विस्ट बोट। बोर्ड की स्टेबिलिटी कम होती है ड्यू टू फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ड्यू टू फ्लैग पोल हाइड्रोजन। वैसे तो ये ना, ये सारे के सारे जो पेयर होते हैं ना, ये सभी इसमें ज्यादातर 4 पेयर इक्लिप्स हो जाते हैं। ये इनको बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इनमें रिपल्शन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है ना। बोट की स्टेबिलिटी, ट्विस्ट बोट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लैग पोल हाइड्रोजन में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है बस। अगर पूछता है कि भाई बोट की स्टेबिलिटी कम क्यों है ट्विस्ट बोट से, तो फ्लैग पोल हाइड्रोजन में रिपल्शन की वजह से। इनको क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग पोल हाइड्रोजन में स्टेबिलिटी, रिपल्शन होता है ना, ऐसे होते हैं, तो स्ट्रेन आ जाता है ना। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, इक्लिप्स हाइड्रोजन होते हैं। जब इसकी वो बनाएंगे ना, क्या न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो ये इक्लिप्स आएगा, तो उससे टॉर्सनल स्ट्रेन दिखाई देगा उसके अंदर, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और ये ट्विस्ट हो जाता है तो ये दूर हो जाते हैं। अच्छा, अब लेकिन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी है। अगर यहाँ पर OH OH आ गए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो समझ जाओगे खुद तुम अपने आप। ठीक है, लास्ट और अब क्या होता है, कन्फॉर्मर जैसे साइक्लोब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स हैं, है ना। साइक्लोब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स कौन कौन से होते हैं, स्क्यू होता है, तो स्क्यू तो बहुत सारे होते हैं, छोड़ो उन्हें तो। ठीक है, स्टैगर्ड, गोच, एंटी स्टैगर्ड, ठीक है, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड,
गोज, एंटी स्टैगर्ड, ये होते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है कि डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाता है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू ऑफ मिक्सचर, लिखना एक फॉर्मूला, म्यू ऑफ मिक्सचर, डाइपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर। एंटी वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, अगर सिमेट्रिकल है तो। एंटी स्टैगर्ड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, नोट करो जरा, एंटी वाले का डाइपोल मोमेंट जीरो। तो म्यू ऑफ मिक्सचर आता है म्यू ऑफ इक्लिप्स्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्लिप्स्ड प्लस म्यू ऑफ एंटी मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस और क्या, गोच, म्यू ऑफ गोच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गोच। एंटी में तो क्या होगा, जीरो, पर सारे एंटी में जीरो थोड़ा ना होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी ब्यूटेन की, नॉर्मल ब्यूटेन की, तो यहां तो जीरो है, जीरो है। और गोच का क्या होगा, नॉन जीरो, इसका क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। अच्छा, इसमें ये क्या होगी, कायरल, रे कायरल पूछ लिया, ये वाली फॉर्म क्या होगी, ये कायरल, सेंटर सिमेट्री आ जाएगी ना, ये क्या होगी, कायरल। पर आइसोलेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई, तो ये फॉर्मूला लिख लो, एक बार आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया था, मेडिकल में तो नहीं आ सकता। हाँ, वो सारा उसमें ले आना। असल में ऐसा होगा ना, जैसे मैंने फुल्ली क्लिप्स नहीं लिखा, तो फुल्ली क्लिप्स का जो वो होगा ना, बहुत नेग्लिजिबल होगा, मोल फ्रैक्शन बहुत अनस्टेबल होगी, तो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है भाई, खत्म, आइसोमेरिज्म खत्म, प्रैक्टिस कर लो, डाउट्स आके लेते रहना। अब हम जीओसी स्टार्ट करेंगे, और जीओसी क्लास के अंदर ही खत्म करनी है, क्योंकि 2 घंटे की क्लास चलेगी।